हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रेविटेशन का चैप्टर चालू कर रहे हैं। आई होप आपको जो पिछला चैप्टर है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, जो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल था। अगर कोई डाउट आएगा पिछले चैप्टर में तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो ग्रेविटेशन है वो क्या होता है, और हमारे अर्थ में जो चीज़ें हैं, हम जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जैसे हम हैं, पत्थर है, स्टोन है, कुछ भी है, तो वो उड़ क्यों नहीं रहे हैं, मतलब हमारे ज़मीन से क्यों चिपके हुए हैं, इसका क्या रीज़न है। प्लस कोई भी जब जब हम ऊपर फेंकेंगे तब वो नीचे क्यों गिर जाता है, वापस अपनी पोजीशन पे वापस क्यों आ जाता है, ठीक है। या फिर कोई चीज़ को अगर ऊपर फेंकना है तो हमें फोर्स क्यों लगाना पड़ता है। इन काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमको समझना है। फिर हमको ये भी समझना है कि ग्रेविटेशन है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में हमको ये भी समझ में आना चाहिए कि अर्थ के अगर बाहर अगर हम जाएँ तो काफ़ी सारे प्लैनेट्स हैं, स्टार है, सन है, ये इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, जो प्लैनेट्स है वो कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, उसकी जो पोजीशन है उसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको समझना है। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक थ्योरीज को हम लोग समझ सकते हैं। जो ग्रेविटी है उसे कैसे समझा जाए गया था, और इसके पीछे जो साइंटिस्ट लोग थे उनका योगदान क्या था, क्योंकि कोई भी चीज़ जब नया-नया चीज़ कुछ आता है तो उसकी पीछे की कहानी अगर हमें मालूम हो तो वो चीज़ें हमें समझने में और मज़ा आता है, मतलब उसको पढ़ने का कुछ मज़ा ही और है, ठीक है? तो कुछ थ्योरी को हम लोग समझते हैं। तो आई होप आप ये सब तो जानते ही होंगे कि कोई भी चीज़ अगर हम जब ऊपर फेंकेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, ठीक है? तो अगर कोई चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके बारे में रीज़न हमें मालूम होना चाहिए। या फिर जो इंसान है, एक्चुअल में इंसान एक जागरूकता वाली चीज़ है, बोल सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स कैसा है कि इनको चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये बाकी चीज़ों बाकी जानवर या फिर ऐसे जो जीव जंतु हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। पर ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन एक ऐसा है कि आप मतलब कोई भी चीज़ है तो उसे जानने का बहुत ज़रूरत है। समझ लीजिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके बाजू में कोई बंदा है और उसने कुछ फुसफुसा दिया या फिर कुछ बात बोल दी जो आप नहीं सुन पाए, तो आपका दिमाग ये टेंशन में रहेगा कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया। समझ रहे हैं बात को, कि ऐसा क्या बोला है उसने, तो जानने की जो जागरूकता है। तो वैसे ही जब कोई भी चीज़ चेंज होता है या कोई चीज़ होता है, ठीक है, तो उसके पीछे क्या वजह है, उसे जानने की जो जागरूकता है वो बहुत ही ज़्यादा काम आई चीज़ों को समझने के लिए। जैसे ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन को समझने के लिए कोई भी चीज़ जब ऊपर फेंक रहे थे वो नीचे आ जा रहा था, तो कुछ साइंटिस्ट लोग ये सोचिए ऐसा कि ठीक है भाई, ऊपर फेंक रहे हैं तो नीचे क्यों आ रहा है, ऐसा क्या रीज़न है कि वो नीचे आ जा रहा है, ठीक है। तो उस पे तो ये सबसे पहला जो योगदान दिया गया था वो किसका था? गैलीलियो का था, कि कोई भी चीज़ जब ऊपर जा रही है तो वो नीचे क्यों आ जा रही है। तो 15वीं सेंचुरी के आसपास इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया कि उन्होंने एक स्लाइडर बनाया, मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पास में एक ऑब्जेक्ट रखा, उसके डिफरेंट डिफरेंट मास को लिया गया। अब ये जो सरफेस लिया था इन्होंने फ्रिक्शन लेस सरफेस लिया था, जिससे फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट ना पड़े, और इसे स्लाइड करके यहाँ पास में छोड़ा गया और ये स्लाइड होकर यहाँ आया, ठीक है। अब अलग अलग ऑब्जेक्ट लिए, अलग अलग मास लिया, तो उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ आएगा, जो समय लग रहा था, टाइम लग रहा था, वो उनको सेम लग रहा था। और ये सबसे पहला एक डेमोन्स्ट्रेशन था जिसको हम लोग फिर बाद में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से जानते हैं हम लोग। इस पे आइंस्टीन का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। आइंस्टीन अब जानते हैं बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और बाद में इसके ऊपर काफ़ी कुछ रिसर्च उन्होंने किया था अलग से। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन जो बोलते नहीं कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो एक डेमोन्स्ट्रेशन तो करके दिखाओ, ऐसा बोलते नहीं है। तो गैलीलियो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया था इसके ऊपर में, ठीक है। अराउंड 1500 सेंचुरी की ये बात थी, ठीक है। तो ये तो ओके था कि ठीक है, ग्रेविटी के ऊपर में इन्होंने काम किया। अब इससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग, अराउंड 2000 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए, हमारे आजू बाजू में हम ये मानते थे कि अर्थ जो है वो एक लौता प्लेनेट नहीं है, पहला। तो हमारे और भी प्लैनेट्स होंगे, और हमको दिखते भी थे कुछ, हमारे जो स्टार हैं वो अगर हम आसमान की तरफ देखें तो हमें स्टार दिखते भी थे। तो ऐसा होता था कि अगर हम एक स्टार को देख रहे हैं तो हर कुछ समय के बाद में, मतलब एक ईयर के बाद, वो उसी पोजीशन पे दिखाई देता था, मतलब पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होती थी। और कुछ ऐसे भी स्टार थे जिनकी पोजीशन ही चेंज नहीं होती थी, जब भी हम देखें तो वो वही दिखाई दे। तो ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए होता था, इसके पीछे भी लोग सोचने लग गए। तो
अराउंड 2000 ईयर्स की बात है। प्लेटोमी करके एक साइंटिस्ट थे, प्लेटोमी साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया। उन्होंने क्या मॉडल प्रपोज किया? जियोसेंट्रिक मॉडल प्रपोज किया। उन्होंने ये बोला कि पहला, अर्थ इकलौता प्लैनेट नहीं है। दूसरा, अर्थ के चारों तरफ चीजें नहीं घूमती हैं, बल्कि सन है, और सन इज द सेंटर, और सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं जो कि सर्कल के फॉर्म में घूमते हैं। किस फॉर्म में घूमते हैं? सर्कल के फॉर्म में घूमते हैं। ठीक है, तो एक पहला मॉडल इन्होंने प्रपोज किया था। अब इसके बाद, मतलब समझ लीजिए इसके पहले की बात है, तो 2000 साल पहले की बात है, और ये 2000 साल पहले जो भी हमारा डेट था, अराउंड समझ लीजिए कि एडी के बिफोर, ठीक है, बीडी की बात है, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर डेथ की बात है, बिफोर क्राइस्ट डेथ की बात है अराउंड। तो ये मेरे को लगता है कि 500 ईयर्स पहले, मतलब कि 500 ईयर्स बीडी की बात है ये, बिफोर डेथ। ठीक है, तो उसके 500 साल बाद अराउंड 505th सेंचुरी की बात है ये। तो इंडियन एक एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोनॉम्स, तो कौन थे वो? आर्यभट्ट थे। वो काफी बड़े, काफी नाम इनका सुना होगा, जीरो का आविष्कार किया आर्यभट्ट ने, इस टाइप से बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया, उस मॉडल का नाम था हेलियोसेंट्रिक। और इस मॉडल में यह बताया गया कि जो सन है, सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो एक सर्कल के फॉर्म में नहीं घूम रहे हैं, बल्कि एक हेली, मतलब इस टाइप से घूम रहे, इक्लिप्स के फॉर्म में घूमते हैं। उन्होंने भी एक मॉडल प्रपोज करके दिया। अब सब लोग अपना दे रहे थे, तो इंडियन साइंटिस्ट जो थे आर्यभट्ट, उन्होंने भी एक मॉडल प्रपोज करके दिया, और यही मॉडल बाद में फिर काफी ज्यादा काम भी आया। ठीक है, और इसी मॉडल पे ही वर्क हुआ, और आज की डेट में जो हम लोग बोलते हैं कि जो जितने भी प्लैनेट्स है सन के चारों तरफ जो घूम रहे हैं वो एक इक्लिप्स शेप में घूम रहे हैं, और वो यही मॉडल है, हेलियोसेंट्रिक मॉडल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये बात ओके थी। अब देखिए, कुछ सब ये एक मिक्सिंग है। ठीक है, कुछ ईयर में कोई किसी ने बोला, कुछ ईयर में कोई किसी ने बोला, और ये चीजें चलती गई। अब देखिए, अलग अलग कंट्री है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग साइंटिस्ट है, और हर साइंटिस्ट अपने हिसाब से कुछ थ्योरी दे रहा था, तभी तो चीज़ों के बारे में समझ में आ रहा था कि हाँ, इस साइंटिस्ट ने ऐसा बोला, तो दूसरा साइंटिस्ट बोला होगा इसने ऐसा क्यों बोला, और उसके ऊपर फिर रिसर्च करने लग गया। तो ऐसा होता है। ठीक है, तभी तो चीज़ों के बारे में समझ में आएगी। अब देखिए, ये 1500 सेंचुरी के आसपास में, तो 1400 सेंचुरी के आसपास में एक हॉली मॉन्क करके थे, मॉन्क करके एक आदमी थे। ठीक है, जिनका नाम निकोलस था। ठीक है, और निकोलस ने ये बोला कि ये जो मॉडल है वो करेक्ट मॉडल है, और सन की चारों तरफ बाकी प्लैनेट्स घूमते हैं। ठीक है, इन्होंने एक मॉडल, ये मॉडल देखा था और इसके ऊपर में प्रपोज कर दी। अब समझ लीजिए कि ऐसा हुआ कि जिस कंट्री में ये रहते थे, उन्होंने इनकी बातें सुनी और उनको पसंद नहीं आया कि ये मतलब हमारे अर्थ को बोल रहे हैं कि अर्थ हमारे इकलौता प्लैनेट नहीं है, और अर्थ के चारों तरफ चीजें भी नहीं घूमती हैं, बल्कि सन मेन सेंटर है। मतलब एक निराशाजनक बात हो गई है कि जहां हम रह रहे हैं वहीं की बुराई हो गई। समझ रहे हैं बात को? तो इस चीज को पसंद नहीं किया गया, और चर्च ने इसे रिजेक्ट कर दिया और इनको जेल में ही डाल दिया कि मतलब ये ऐसी बातें ना बोल पाए। उसी टाइम पे गैलीलियो का भी समय था 1500 सेंचुरी के आसपास में, और ये भी काफी ज्यादा खुश थे इस मॉडल से, और इसके ऊपर भी इन्होंने भी काफी सारी बातें की। और उस टाइम पे क्या हुआ कि गैलीलियो को भी जेल में डाल दिया गया था, जो साइंटिस्ट थे, कि इनकी बातें भी उन्हें हजम नहीं हो रही थी कि कोई भी आके ऐसे कैसे बोल सकता है कि अर्थ हमारा एक लौता प्लैनेट नहीं है, अर्थ की चारों तरफ चीजें नहीं घूम रही हैं, और भी प्लैनेट्स हैं, जो कि निराशाजनक बात थी। ठीक है, अब इसको समझिएगा बात को कि कोई भी आके ऐसे बोल दे रहा है, पर अगर कोई आम आदमी आके कोई चीजों को बोलता है तो उसे उतना इग्नोर कर दिया जाता है, उसे समझ लीजिए कि जेल में डालते हैं कि कोई आके ऐसे कैसे बोल देगा। पर अगर समझ लीजिए हमारा इंडिया है, और इंडिया में कोई आम आदमी कुछ बोलता है और लोगों को पसंद नहीं आया, तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। अब कोई बड़ा नेता आया और उसने बोल दिया कोई बात को, ठीक है, तो 10 लोग मीडिया पहुंच जाएगी कि भाई इसने ऐसा बोला तो बोला क्यों। तो वैसे ही क्या हुआ, टाइको करके एक साइंटिस्ट थे जो कि एक नोबल मैन थे, नोबल पुरस्कारित मैन थे, और अब नोबल पुरस्कारित हैं तो उनका काफी बड़ा नाम है।
समझ सकते हैं आप बात को। तो ये पूरी जिंदगी, अपने पूरी लाइफ इन्होंने ये जो चीजें बोली गई थी इसके ऊपर पूरी जिंदगी लगा दिया। इसी समय की बात है, 15वीं सेंचुरी की ही बात है, ठीक है। इन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी कि जो बोल रहे हैं, जो समझ लीजिए कि अर्थ के बाहर में प्लैनेट्स हैं हमारे, फिर सन स्टार हैं, ठीक है। तो इनकी जो पोजीशन है वो क्या होगी, किस टाइम पे कौन सा स्टार किस जगह में दिखाई दे रहा है, या फिर जो प्लैनेट्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो कैसे हैं, एक एक चीज, एक एक डाटा कलेक्ट किया उन्होंने। क्योंकि कोई भी लॉ बनने से पहले कि ये इस पॉइंट पे ऐसा दिखाई देगा या ऐसा होगा, उसके पीछे एक थ्योरी रहती है कि पहले थ्योरी को समझा जाता है तब जाके ना लॉ बनेगा वो। तो वो वैसे ही जो टाइको साइंटिस्ट थे इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और पूरा डाटा कलेक्शन खाली किया, पूरी जिंदगी भर डाटा कलेक्ट किया, ठीक है। ठीक है, तो टाइको एक नोबेल पुरस्कारित वैसे भी थे, तो इनके जो डाटा थे, जो कलेक्शन वो कर रहे थे, वो आप झुठला तो सकते नहीं थे क्योंकि नोबेल पुरस्कार कोई बड़ा आदमी थे, ठीक है, समझ सकते हैं आप आपको। तो इनके एक असिस्टेंट थे और वो असिस्टेंट आप जानते होंगे कौन है, वो असिस्टेंट हैं जॉनस कैपलर, जिनकी थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं केपलर्स लॉ। प्लैनेटरी मोशन के ऊपर में इनका काफी बड़ा योगदान था। तो ये जो थे टाइको के असिस्टेंट थे, ठीक है। और टाइको ने जितनी भी जिंदगी भर जो भी डाटा कलेक्शन किया उसको एनालाइज किया, किन्होंने, केपलर्स ने एनालाइज किया। और केपलर्स ने पूरी एनालिसिस की और एनालिसिस को समझते हुए इन्होंने टोटल 3 लॉ बनाए। वो 3 लॉ कौन से थे? वो 3 लॉ ये थे, पहला लॉ ये बताता था कि लॉ ऑफ ऑर्बिट, मतलब कि जो सन है, सन के चारों तरफ जो प्लैनेट है, स्टार है, वो जो घूम रहा है वो किस एक्सिस पे घूमेगा, कैसे घूमेगा, पहला लॉ बताया। ऑर्बिट मतलब ये जो लाइन देख रहे हैं इसे ऑर्बिट बोला जाता है। दूसरा लॉ उन्होंने बोला लॉ ऑफ एरिया, मतलब कि ये इस पोजीशन से ये घूम के फिर इस पोजीशन पे आया, तो अब अगर मैं समय के साथ इसको रिलेट करूं तो इसका यहां से यहां जैसे मूवमेंट लिया तो इसका जो एरिया है, और इस पोजीशन पे वही प्लेनेट आया और इसका जो एरिया है वो सेम निकल के आ रहा था, कांस्टेंट निकल के आ रहा था। फिर तीसरा इन्होंने लॉ बताया लॉ ऑफ पीरियड, मतलब समय। तो जो एरिया था उसके समय के साथ में कैलकुलेट किया और उन्होंने ये थ्योरी बताई कि ऐसा नहीं है ना कि ये अर्थ है तो अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो ये जो लॉ ये बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के लिए ही काम करेगा, ऐसा नहीं, ये सारे प्लैनेट्स के लिए काम करेगा। मतलब हमारे जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं, प्लूटो को तब निकाल दिया गया है छोटा समझ के, तो पूरे के पूरे 8 प्लैनेट्स या फिर जो हमारे स्टार है उन पे भी वर्क करेगा, सभी पे ये चीजें वर्क करती है। समझ रहे हैं बात को? काफी बड़ा चीज था ये। और किसका कारण हुआ ये? टाइको के पूरे जिंदगी जो उन्होंने लगा दी खाली इसी चीज को जानकारी निकालने के लिए, उन्हीं के योगदान के कारण केपलर्स उस नतीजे पे पहुंच पाए और उन्होंने ये लॉ बताया। समझ रहे? तो आप ये बता सकते हैं, वैसे देखा जाए तो हम तो 10 मिनट में तीनों लॉ पढ़ेंगे, फटाक से याद करेंगे और लिख डालेंगे, पर समझ सकते हैं कि अराउंड 2000 साल लग गए चीजों को समझते समझते, तब जाके एक 3 लॉ बन के आया कि हाँ अब ये तीनों लॉ पे, इन तीनों लॉ को समझा गया। और बाद में न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया कि जो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास में मास है तो वो एक दूसरे ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होगा उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो वो कैसे निकल के आया? वो भी केपलर्स लॉ के जो 3 लॉ निकले थे इसी पे निकल के आया। और जो लॉ हमको निकल के आते हैं वो काफी ज्यादा हेल्प करते हैं अदर साइंटिस्ट को चीजों को समझने के लिए, ठीक है। तो जो वैल्यू निकल के आ रही है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए। ओके है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं जो केपलर्स के जो 3 लॉ थे वो क्या हैं और वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये थ्योरी तो समझ में आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि चीजें समझ में आएगी, मतलब जागरूकता होनी चाहिए, एक स्टोरी बननी चाहिए ना कि चीजें, ठीक है, ये ग्रेविटेशन था तो वो आया कैसे। तो आई होप आपको ये आप समझ में आया होगा। थ्योरी वैसे आपकी बुक में भी लिखी गई है तो आप थ्योरी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। शायद कुछ ऐसा होगा जो मिस कर गया होगा मैं, तो आप वहां से इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो चलो समझते हैं वो 3 लॉ कौन से हैं, वो कैसे वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो लॉ था हमारा केपलर्स लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स ये बताता है कि कोई भी जो प्लैनेट है
वो किस तरीके से सन के चारों तरफ घूमता है और उसका जो शेप है वो कैसे निकाला जाएगा। तो उसके लिए एक उन्होंने मॉडल बनाया और बताया कि इस तरीके से आपको इसको लेना है। देखिए किस टाइप से है। उन्होंने बताया कि एक F पॉइंट है और एक F2 पॉइंट आप ले लीजिए यहाँ पास में, ठीक है। ये आपके सन की पोजीशन है, ठीक है। तो एक्चुअली जो सन है वो इस पोजीशन पे है, ओके है, ठीक। अब क्या किया है, उन्होंने एक मॉडल बनाया था F1 पोजीशन और F2 पोजीशन, और इन दोनों को एक स्ट्रिंग से बांध दिया। किससे बांध दिया? स्ट्रिंग से, जो कि ढीला स्ट्रिंग था, थोड़ा सा लूज स्ट्रिंग था, ओके है। अब वो झूल रहा था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पेंसिल लिया और स्ट्रिंग को ऐसे टाइट कर दिया, ठीक है। यहां से पेंसिल लिया और स्ट्रिंग को ऐसे टाइट कर दिया, तो स्ट्रिंग आपका कुछ ऐसा बन गया, ओके है, ठीक। अभी उन्होंने क्या बोला कि आप ये स्ट्रिंग जो है यहां से यहां तक का स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो चेंज तो होने वाली नहीं है। अब बोला उन्होंने एक पेंसिल लीजिए और इसको ऐसे घुमाइए, और ये स्ट्रिंग जो है वो ढीला नहीं होना चाहिए, जो रस्सी है वो ढीला नहीं होना चाहिए। और जब इसको ऐसे घुमाया गया, यहां से ऐसे घुमाया गया, तो ये कुछ इस तरीके का शेप बना, ठीक है। कुछ खास तो शेप नहीं बन पा रहा है अच्छा से यहां से, ठीक। तो कुछ ऐसा शेप बना और इस शेप को बोलते हैं हम लोग इक्लिप्स। इक्लिप्स शेप, अंडे का आकार का जो शेप बनता है उस टाइप का कुछ शेप हमको मिला। और इस पे एक थ्योरी उन्होंने दी कि देखिए, अब टोटल 3 थ्योरी और 3 लॉ बनाए थे, ठीक है। तो इस लॉ पे इन्होंने बोला कि इन दोनों को आप सन मान सकते हैं, ठीक है। और ये जो सन का पोजीशन है यहां पास में, तो ये क्या है, ये जो ऑर्बिट मिल रहा है, मान लीजिए कि यहां पास में आपका अर्थ हो सकता है, तो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमता है और इक्लिप्स शेप में घूमता है, ना कि एक सर्कुलर शेप में घूमता है, जो कि थ्योरी निकाली गई थी टाइको के द्वारा, ठीक है। उसी थ्योरी पे उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि जो हमारे अर्थ है, जो हमारा मार्स है, मरक्यूरी, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, सब के सब एक इक्लिप्स शेप में घूमते हैं, किसके? सन के चारों तरफ। और इस थ्योरी को उन्होंने प्रपोज करके बताया कि जो मॉडल है वो इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो आप इसको एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि ये सन है हमारा और इसका सन का एक एपरेंट पार्ट आप मान सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि अगर हम मानते कि जो सन है वो सेंटर पे है और जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, पर हेलियोसेंट्रिक की जगह अगर जियोसेंट्रिक के फॉर्म में घूमते तो क्या होता? तो अगर सन के चारों तरफ प्लैनेट जो हैं वो जियोसेंट्रिक फॉर्म में अगर घूमते, तो ये जो F1 और F2 के जो 2 पॉइंट्स उन्होंने बना के बताए थे वो एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाते, मतलब कि वो एक ही पॉइंट माने जाते, सेम पॉइंट माने जाते, ठीक है। तो ऐसा उन्हें मिला नहीं उनकी थ्योरी में। तो जो सेकंड थ्योरी उन्होंने बनाई थी, लॉ ऑफ एरिया, जो कि इसी के ऊपर डिपेंड था, तो वो लॉ ऑफ थ्योरी फेल हो जाती उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने टोटल 3 लॉ बना के बताए थे। तो अगर सेंटर पे होता तो वो चीजें वर्क नहीं करती। तो इसको बेटर समझने के लिए, मतलब और अच्छे से समझने के लिए, हमें लॉ ऑफ एरिया भी समझना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ये सन है, तो उन्होंने कुछ एक्सेस बनाया टोटल। तो देखिए ये आपको स्ट्रेच किया गया, F1 को स्ट्रेच किया इस साइड, F2 को स्ट्रेच किया इस साइड, और ये एक एक्सेस बनाया, और ये भी एक सेंटर से एक्सेस लिया, और ये आपको एक सेंटर मिला, ठीक है। ये एक्सेस बनाया उन्होंने एक, और इस एक्सेस का नाम दिया गया था मेजर एक्सेस, मेजर एक्सेस, ठीक है। इसका पॉइंट का नाम दिया था उन्होंने P, और इस पॉइंट का नाम दिया था उन्होंने A, ठीक है। ये सन है हमारा, सन से ये आपका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा पास में है एज कंपेयर टू यहां से यहां का डिस्टेंस, ठीक है। तो F1P जो डिस्टेंस है हमारे पास में, F1P जो डिस्टेंस है वो छोटा है एज कंपेयर टू F1A, और इन दोनों डिस्टेंस का कुछ नाम दिया गया कि जो पास में है उस डिस्टेंस का नाम क्या लिया जाएगा, और जो दूर में है
उस डिस्टेंस का नाम क्या लिया जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम दिया था उन्होंने एप्लियन और इस पॉइंट का उन्होंने नाम दिया था पेरिहिलियन। ठीक है, तो ये नाम आपको इसलिए बता रहा हूं मैं कि क्या होता है कभी कभार आपको क्वेश्चन में इस टाइप का नाम दे देगा कि पेरिहिलियन जो डिस्टेंस है, पेरिहिलियन जब डिस्टेंस अगर बोला जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द सन, मतलब सन से जो नियरेस्ट पॉइंट हमको मिलेगा प्लैनेट का, उसे हम बोलेंगे पेरिहिलियन। और जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है जैसे कि ये, तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो रहेगा वो लेंगे एप्लियन। ठीक है, तो इसलिए ये नाम जानना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी कभार ऐसा बोल दिया और आपको समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या, या फिर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ऐसा बोल सकता है। ठीक है, ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा लॉ ऑफ ऑर्बिट जो है उसे कैसे मॉडल को प्रपोज किया गया। और बाद में देखते हैं, अभी हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट, लॉ ऑफ एरिया। तो चलिए देखते हैं लॉ ऑफ एरिया और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो लॉ ऑफ ऑर्बिट उन्होंने पहला लॉ जो दिया था वो कैसे वर्क कर रहा था उस पॉइंट पे। ठीक है, ठीक, सेकंड पॉइंट हमारा है लॉ ऑफ एरिया, काफी इंपॉर्टेंट है ये, और इसी का वैल्यू जो है हमें थर्ड वाले मिलेगा लॉ ऑफ पीरियड में। ठीक है, तो लॉ ऑफ एरिया क्या था देखिए समझिए, बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए कि ये हमारा सन है, ठीक है, और दिस इज अवर इक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, ठीक, थोड़ा सेंटर पे बन गया, अब थोड़ा ठीक है। ठीक है, ठीक, अभी देखिए ये हमारा सन है, मान लीजिए कि इस पोजीशन पे मेरा प्लैनेट है पी पॉइंट पे। ठीक है, अर्थ को ये मान लीजिए। ठीक, अब ये प्लैनेट का डिस्टेंस यहां से आर डिस्टेंस ले लीजिएगा, पोजीशन वेक्टर आर पॉइंट पे लीजिएगा, वेक्टर के पॉइंट पे लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी पोजीशन इसी पॉइंट पे नहीं रहने वाली, चेंज होते जा रही है, तो हम पोजीशन वेक्टर लेंगे इस पे। ठीक है, ठीक, अब इस पॉइंट पे था, कुछ समय बाद में ये यहां से यहां शिफ्ट हो गया, इसको हम P डैश पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, ठीक, तो यहां से एक डिस्टेंस हमको ये मिलेगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो वेक्टर फॉर्म में लेंगे। देखिए यहां से यहां और यहां से यहां ये शिफ्ट हुआ है, इसको ले लेंगे डेल आर वेक्टर। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो इन दोनों का सम करेंगे तो ये आर वेक्टर प्लस डेल आर वेक्टर हमको मिलेगा, जो कि इसका नया पोजीशन रहेगा पोजीशन वेक्टर के हिसाब से। ठीक है, ठीक, अब ऐसा मत समझिएगा आप कि इसका डिस्टेंस उससे धीरे धीरे कम होते जा रहा है, यहाँ प्लस होते जा रहा है, तो वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसके कारण वो वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, तो टेंशन मत लीजिएगा, वो काम आपका वेक्टर कर देगा, आपको इस पर ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। पॉइंट अभी ये है कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, देखिए यहां से यहां और इसका एक एरिया आपको यहां पर से मिल रहा है, देखिए ये एरिया आपको मिल रहा है, ये एरिया आप मान लीजिए कि ये एरिया क्या निकलेगा कितना, इसको कैसे निकाला जाता है इसको समझिएगा। ठीक है, फिर बाद में देखते हैं कि जिसकी वैल्यू है वो कैसे निकल के आ रही है। अभी देखिए ये आपका जो अर्थ है, यहां मान लीजिए अर्थ को सन खींच रहा है, तो कोई ना कोई तो फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, और अर्थ जो है वो चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, तो जो खींचने वाला पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पास में लग रहा है, यहां से देखिए ये अर्थ ऐसे और ये इसको अंदर की तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेंट्रिक फोर्स बोलते हैं या सेंटर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो सेंटर फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, मतलब इस अर्थ के ऊपर में ये अंदर की तरफ जो लग रहा है हम लोगों को सेंटर फोर्स, इस सेंटर फोर्स का कारण जो इसका एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, फिर समझिएगा, जो इसका एंगुलर मोमेंटम है वो हमें कांस्टेंट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, कांस्टेंट मिलेगा, और वो देखिए कैसे मिलता है हमको कांस्टेंट। तो इसके लिए एक डेरिवेशन बनाया गया, पहले इसका एरिया निकाल के देखते हैं। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अगर इसका यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा छोटा ले लूं मैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये डेल, इधर बनाता हूं, डेल टी टाइम पे यहां से यहां गया, और इसका डिस्टेंस बहुत छोटा होने के कारण इसका एंगल आप मान सकते हैं, ये आपको 90 डिग्री मान लीजिए। ठीक है, 90 डिग्री अगर मान लिए तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का। ठीक है, लगा लेते हैं, चलिए, तो हाफ बेस किसको ले लेते हैं, आर वेक्टर ले लेते हैं,
और हाइट किसको ले लेते हैं, ये वाला, तो हाइट ले लेंगे डेल आर। ठीक है, देखिए अभी ये क्रॉस फॉर्म में है, क्रॉस मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, और ये आपको निकल के आएगा डेल ए, मतलब कि स्मॉल एरिया, चेंज इन एरिया, मतलब कि देखिए यहां से यहाँ आएगा तो एरिया में भी तो चेंज आएगा, तो वो एरिया में जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्या वो वैल्यू कांस्टेंट मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो देखना है हमको। ठीक है, ठीक है, देखिए ये आपका अभी किस फॉर्म में है, क्रॉस फॉर्म में है, तो इसको आप हटा के देखते हैं थोड़ा सा, तो ये हाफ आर डॉट डेल आर डॉट साइन 90, ये 90 कहां से आ गया, साइन 90 का मतलब है कि इन दोनों बीच का एंगल, ये इसलिए किया हूं मैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इसको ऐसा क्यों कर रहा हूं, डेल ए। ठीक है, अब इसको यहां से यहां जाने के लिए कुछ समय लगा था, कितना समय, डेल टी समय लगा था, तो देखिए इसको भी डेल टी और इसको भी डेल टी से डिवाइड कर दीजिए, तो डेल ए अपॉन डेल टी हाफ आर डॉट डेल आर अपॉन डेल टी, आप इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी, तो डेल आर अपॉन डेल टी का जो वैल्यू होता है वो हमें मिलता है, पर ये आर अपॉन डेल टी की वैल्यू हमें कुछ नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये आर जो है पोजीशन वेक्टर है, चेंज क्या हो रहा है, डेल आर चेंज हो रहा है, डेल आर चेंज हो रहा है, किसके कारण चेंज हो रहा है, डेल टी के कारण चेंज हो रहा है, इसीलिए डेल आर अपॉन डेल टी लिया जा रहा है। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू एक्चुअल में 1 होती है, तो आप इसको लिखें या ना लिखें, वहां पास में कोई पॉइंट नहीं निकल के आएगा अभी फिलहाल में। ठीक है, तो 1 भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक, डेल ए अपॉन डेल टी, ये देखिए हाफ आर, डेल आर अपॉन डेल टी क्या होता है, डेल आर अपॉन डेल टी होता है वेलोसिटी, क्या निकल के आएगा यहां पास में, वेलोसिटी, यही निकल के आता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को फॉर्मूले को हमको क्या करना है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ठीक है, तो ये पी जो है लीनियर मोमेंटम, इसकी वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, तो लीनियर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एम वी, यही होता है। ठीक है, एम वी, अब v निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, v चाहिए मुझे, तो मैं बोल सकता हूँ p अपॉन एम लिख सकता हूँ। ठीक है, तो v देखिए यहाँ पास में है, तो मैं इसको p अपॉन एम बना लेता हूँ, बना लेते हैं, चलिए हाफ आर डॉट p अपॉन एम, और ये निकलेगा डेल ए अपॉन डेल टी। ठीक है, ठीक, अब इसको फिर से मैं क्रॉस में चेंज करता हूँ, देखिए कैसे चेंज करते हैं, हाफ आर क्रॉस p अपॉन m। ठीक है, तो इसके साथ में साइन 90 था, इसके साथ में साइन 90 था, इसलिए मैं हटा नहीं रहा था यहां से, अब इसको फिर से हटा देता हूं साइन 90 को, तो मैं इसको क्रॉस में चेंज कर सकता हूं, डेल ए अपॉन डेल टी, देखिए आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी क्या होता है यहाँ पास में, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी की जगह मैं एल लिख सकता हूं, तो मुझे एक वैल्यू निकल के आई, एल अपॉन 2m इक्वल टू डेल ए अपॉन डेल टी। ठीक है, अब इसको समझिएगा, लॉ ऑफ एरिया में क्या बोलते हैं, जो सेंटर से अगर फोर्स लगे, मतलब कि इसका ये वाला पॉइंट अगर चेंज नहीं किया जाएगा, तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमें क्या मिलने वाला है, कांस्टेंट। ठीक है, ये कब मिलेगा कांस्टेंट, तभी मिलेगा जब इसका ये वाला पॉइंट चेंज ना हो। ठीक है, ठीक, मास है तो अर्थ का जो मास हम मान लेते हैं कि अर्थ घूम रहा है, तो मास जो है वो भी कांस्टेंट मिलने वाला है, 2 तो पहले से ही कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि इस पूरी की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, कांस्टेंट, तो डेल ए अपॉन डेल टी क्या मिलने वाला है हमको, कांस्टेंट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर डेल टी समय को मैं एक ये जो डेल टी समय मैं निकाल रहा हूं, यहां से यहां तक का एक समय निकाल रहा हूं मैं, तो मान लीजिए अर्थ यहां से यहां गया, अभी यही अर्थ देखिए इस पोजीशन पे था, और सेम समय यहां से यहां पे ये यहां तक कवर किया होगा, एग्जांपल मान लीजिए। ठीक है, तो ये p डैश, इसको q डैश और इसको q मान सकते हैं, तो यहां से यहां कवर किया होगा, तो यहां पास में भी कुछ एरिया बना होगा, तो जितने समय में मान लीजिए कि डेल टी समय में ये यहां से यहां गया, तो ये भी डेल टी समय में q से q डैश किया होगा, और इसका इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका एरिया, एरिया 1 जो है इस एरिया 2 के बराबर रहेगा, एरिया 1 इक्वल टू एरिया 2 के बराबर रहेगा, जो कि हमें कांस्टेंट वैल्यू निकल के आता है, क्योंकि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है थ्रू आउट द जर्नी, मतलब पूरा ऑर्बिट के जर्नी में
इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा। अगर चेंज नहीं होगा तो इसका जो एरिया निकल के आ रहा है यहाँ पास में और यहाँ पास में, वो भी हमें सेम मिलने वाला है। देखिए अगर ये सेंटर पे होता सन, ठीक है, तो हमें इसका ये जो एरिया है और इसका जो एरिया है वो बराबर मिलने के चांसेस ना के बराबर थे। क्यों नहीं मिलता हमको? क्योंकि हमें एक चीज मालूम है, देखिए ये इस टाइप से वर्क करता है। देखिए इसका डिस्टेंस यहाँ ज्यादा है, मोमेंटम मतलब कि मोमेंटम किस में आएगा? वेलोसिटी पे आएगा। मतलब वेलोसिटी जो है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि इसका जो एरिया है, इसका एरिया है वो हमें बराबर चाहिए। ठीक है, ठीक। अभी देखिए ये यहां पहुंचा, तो ये जो पास में पहुंचता है, तो पास में पहुंचते टाइम पे ये यहां से जहां जब कवर करेगा तो देखिए इसका यहां से जो पोजीशन वेक्टर का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। अब डिस्टेंस कम हो गया, एरिया को बराबर करना है तो कैसे करेंगे? तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक का जो स्पीड है वो फास्ट हो जाता है। तो आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है कि सन है हमारा और सन के पास में अगर पेरिहिलियन करके जो जगह है हमारा, मतलब कि सबसे नियरेस्ट पास में, तो पूछेगा कि जो स्पीड है आपका अर्थ का या फिर कोई प्लैनेट का, उसकी स्पीड पेरिहिलियन प्लेस में ज्यादा रहेगी कि एफ्लियन प्लेस में ज्यादा रहेगी? इस टाइप से पूछ सकता है। या फिर बोलेगा कि नियर में, जो सन के पास में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, वहां पास में उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी कि कम रहेगी? तो आंसर कैसा रहेगा कि पास में जब रहेगा तो जो प्लैनेट है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा रहेगी और दूर में सबसे कम रहेगी। अब इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, एक फिजिकल नेचर, ये सब जितने भी चीजें मिल रही हैं ये सब के सब जो टाइको जो थे हमारे साइंटिस्ट, उनके जो डाटा थे उसी के बेसिस पे ही ये जो लॉ है वो निकाले गए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे केपलर साइंटिस्ट थे वो अपने मन से चीजों को बता रहे थे, ऐसा नहीं था। पूरी जिंदगी टाइको जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डाटा निकाला और उस डाटे को एनालाइज करने के बाद में ही ये डिसीजन लिया गया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी डिसीजन तुरंत निकाल दिया जाता है। तो ये जो वैल्यूज उनको मिल रही थी, ऐसा उनको दिख रहा था कि मान लीजिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि गर्मी का सीजन आ रहा है, तो देखिए अर्थ के पास ये अर्थ है तो अर्थ सन के पास आएगा, तो मतलब ये गर्मी का सीजन हो गया, एक तरीके से आप मान सकते हैं। और ये आपका विंटर का सीजन मान लीजिए, दूर है तो आपको थोड़ा ठंड ठीक लगेगा, मतलब कम गर्मी लगेगी। ठीक है, पर एक ऐसा टाइम आता है कि जो गर्मी है वो बहुत जल्दी बीत जाता है। फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, मई जून, 4 महीना। ठीक है, और देखिए तो जो गर्मी है हमें यहाँ से मिलना चालू होता है और यहाँ तक हमको मिलता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, और फिर सबसे ज्यादा ठंड यहाँ, और फिर धीरे 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 गर्मी 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 गर्मी, और फिर से बहुत थोड़ी देर में ठंडी। तो ये यहाँ का जो गर्मी का जो पीक पॉइंट है ये बहुत ही जल्दी बीतता है। जो मई का सीजन हम मानते हैं हमारे अर्थ के हिसाब से, अर्थ बोल रहा हूँ, हमारे इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग जगह में अलग अलग पॉइंट लिया जाता है। तो इस पॉइंट पे देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मई के सीजन में इतना ज्यादा गर्मी रहता है और वो बहुत ही जल्दी बीतता है, जिसको हम लोग नौ तपा के नाम से भी आप सुने होंगे कि नौ तपा बोला जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मतलब सबसे ज्यादा गर्मी रहता है और बहुत ही जल्दी बीतता है, क्योंकि उसकी उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी भी जो रहती है वो बहुत ही ज्यादा रहती है। तो इस टाइप से इसको बनाया गया है, या फिर आप बोल सकते हैं कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो हमारा अर्थ है उसको इस टाइप से ही बनाया गया है। ठीक है, जिससे हम लोग कम से कम रह तो पाए। अब पता चला कि इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी स्लो हो जाती है। कि एग्जांपल मान लीजिए, तो गर्मी के सीजन में इतना ज्यादा गर्मी लगता और इतना लॉन्ग टाइम लगता कि मतलब चीजें मतलब बैलेंस नहीं हो पाती। तो इस टाइप का इसको चीजों को रख बनाया ही गया है। ठीक है, आप इस टाइप से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये डेरिवेशन अब समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड्स। जो पीरियड है मतलब आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर, वो कैसे वर्क करता है उसको चलिए समझते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक चार्ट बनाया गया है और उस चार्ट को पहले बना लेंगे अपन, फिर उसको एनालाइज करेंगे कि वो वैल्यू है वो जो कैसे वर्क करती है। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है कि जो ये पैरामीटर्स हमको मिल रहे हैं वो कैसे उस पर फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते। ठीक है, ठीक, इसको नोट डाउन जल्दी से कर लीजिए। तो देखिए थर्ड लॉ है लॉ ऑफ पीरियड, जो कि आर क्यूब इक्वल टू टी स्क्वायर होता है। आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी जो सिंबल है ये किसी भी पॉइंट पे चेंज नहीं होना चाहिए।
चाहे वो किसी भी प्लेनेट को हम लोग लें, ठीक है। तो देखिए प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल t² है यहाँ पास में, ठीक है। अब देखिए इसका ये जो वैल्यू है यहाँ पास में, समझ लीजिए कि ये इधर आया तो 1 हो गया, मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू एक निकल के हमारे पास में आ रही है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट वैल्यू हमको मिलने चाहिए का मतलब जो सेकंड लॉ है हमारा, देखिए ये हमारा सन था और अगर सारे प्लैनेट्स इस टाइप से घूम रहे हैं, ठीक है, तो जो भी इनका एक ऑर्बिट एक फिक्स किया गया ना कि इस ऑर्बिट पे ही ये घूम रहे हैं, फिर इसका जो एरिया है इतने समय में यहाँ से यहाँ ये जा रहा है, तो ये हम लोग थियोरेटिकली निकाल लिए कि ठीक है इसका एरिया यहाँ से यहाँ बराबर निकल के आता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट निकल के आता है। अब जो हमें समय मिल रहा है, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि अर्थ है हमारा, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काटता है और उसको हम लोग 1 ईयर बोलते हैं, ये हम एक रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं, ठीक है। हम 1 ईयर किसको बोलते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट हमको पकड़ के चलना पड़ेगा ना। तो अर्थ जो है हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है, इसको अर्थ को हम बोलते हैं कि अर्थ अगर सन के चारों तरफ घूमेगा, ठीक है, और फिर से उसी पोजीशन पे अगर वो आ जाए, सेम पोजीशन पे आ जाए, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो एक 1 ईयर, मतलब 1 ईयर क्या है, पूरा ऑर्बिट घूमने के बाद फिर से उसी पोजीशन पे आ जाए तो उसे हम 1 ईयर बोलते हैं, ठीक है। ठीक, अभी ये जो वैल्यू हमको निकल के आई है टी समय, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक पूरा साइकिल, मतलब कि मार्स भी तो ऐसे ही करता होगा, मर्क्यूरी भी तो ऐसे ही करता होगा, वीनस भी ऐसे ही करता होगा, जुपिटर भी ऐसे ही करता होगा, कि मतलब एक ऑर्बिट यहाँ से आया पूरा घूमते हुए फिर से इसी पोजीशन पे आया होगा कि नहीं आया होगा, आया ही होगा, बिल्कुल आया होगा, ठीक है। जब अगर आया है तो देखिए इस पे कुछ वैल्यूज को लिया गया है, ए, टी और ये क्यू। तो ए क्या है, ए इज ए सेमी मेजर एक्सिस। क्या है ये, सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस का मतलब ये देखिए, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस का ये आधा हिस्सा को हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो हर प्लैनेट का सेमी मेजर एक्सिस अलग अलग लिया गया है। ये देखिए 5.79, इसकी जो वैल्यू है इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻10 मीटर से, तो आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी कि कितना डिस्टेंस एक्चुअल में है। तो सेंटर से एक्चुअल में जो डिस्टेंस निकाला गया है, ठीक है, वो कितना निकल के आ रहा है, तो आपको इस तरीके से इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कहां से आया ये मत पूछिएगा, बुक से ही लिया गया है, ठीक। तो देखिए कुछ वैल्यूज को लिया गया सेमी मेजर एक्सिस, तो मर्क्यूरी का 5.79, वीनस का 10.8, अर्थ का 15, मार्स का 22.8, और धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहा है डिस्टेंस के हिसाब से। इसका जो सेमी मेजर एक्सिस है वो क्या है, इंक्रीज होते हुए जा रहा है। अब आते हैं टाइम पीरियड। तो रेफरेंस पॉइंट किसको माना गया है, अर्थ को रेफरेंस पॉइंट माना गया है, ठीक है। ठीक, तो अगर नजदीक में है, जैसे वीनस है, मर्क्यूरी है, तो पास में है, ठीक है, तो ये अपनी फिर से पोजीशन पे आने के लिए अगर कम डिस्टेंस तो जल्दी कवर कर लेगा। तो देखिए टाइम 1 से कम है और ये और पास में है तो ये और कम समय लगाएगा। देखिए ये दूर में है, ठीक है, तो ये देखिए 1.88 ईयर्स लगा देगा लगभग। ये 11.9, ये 29.5, 84 और नेपच्यून 165 ईयर्स लगा देगा एक साइकिल कंप्लीट करने में। यहां से फिर से घूम के यहाँ कब आएगा, वो 165 ईयर्स के बाद में आएगा, समझ रहे हैं। तो आपने सुना होगा टीवी में कि बहुत लोग बोलते हैं कि इतने साल बाद ये ग्रह इस ग्रह के सामने आया, तो ये सब कैलकुलेटेड रहता है पूरा का पूरा पहले से, ठीक है। पॉइंट इसमें ये है कि ये कैसे वर्क करता है। मैंने बताया कि ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट मिलनी चाहिए, तभी तो हमारा जो सेकंड लॉ है, एरिया वाला जो लॉ है, क्योंकि जो एरिया लॉ है ऐसा नहीं ना कि सिर्फ अर्थ पे ही वर्क करेगा। अब ये यहाँ से यहाँ घूम के आ रहा है, तो यहाँ से ये यहाँ समझ लीजिए कि नेपच्यून है, वो यहाँ से यहाँ घूम के यहाँ पहुँचा और इसका एक एरिया निकाला गया, और यहाँ से ये नेपच्यून यहाँ से यहाँ गया, इसका एक एरिया निकाला गया, तो उसका जो एरिया है वो मैच करना चाहिए इस एरिया के मुकाबले। चाहे आप कोई सा भी प्लैनेट ले लीजिए, सभी पे वो वर्क करना चाहिए उसी तरीके से, ठीक है। ठीक, तो समझ रहे हैं बात को कि ये जो वैल्यूज मिल रही है, इसकी जो वैल्यू है उसे कांस्टेंट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तभी तो हमारा सेकंड लॉ जो है वो थर्ड लॉ को प्रूफ कर पाएगा, ठीक है। और उन्होंने करके देखा, एक रेफरेंस पॉइंट लिया और टाइमिंग को नोट किया जो उन्होंने डाटा को कलेक्ट किया था, और इसका जो आपको वैल्यू निकाला T²/r³ की जो वैल्यू निकाली, इसकी जो वैल्यू थी ये नियर अबाउट कांस्टेंट वैल्यू मिला आपको। अब ये नियर अबाउट क्यों बोला जाता है, इसका कारण ये है कि आज के डेट में हमें मालूम है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हमें पता चल चुका है। सीजियम से हमने इसको फाइंड आउट भी किया था कि 1 सेकंड कितना होता है, उसकी भी एक प्रिसाइज वैल्यू निकाली गई है, ठीक है।
तो एक बात तो आपको ये भी मालूम होगा कि अब जो 1 ईयर बोला जाता है, 1 ईयर को आप कैसे बोलेंगे कि इतने मंथ्स हैं, इतने डेज है, इतने सेकंड है। अगर आप हर साल एक कैलकुलेट करेंगे तो क्या होता है, हर साल कैलकुलेट करेंगे तो कुछ समय जो है वो बच जाता है और वही समय को बाद में फरवरी में 4 साल बाद जो लीप ईयर का जो वैल्यू है उसे कैलकुलेट करके एक पूरा दिन जोड़ दिया जाता है कि ठीक है उस टाइम को फिर से मैनेज किया जाए। समझ रहे बात को कि एक साल जो है वो एग्जैक्टली में एक साल नहीं होता, कुछ कम होता है, तो उसे मैनेज करने के लिए लीप ईयर के नाम पे एक दिन जोड़ दिया जाता है। वो अराउंड 5 आवर्स समथिंग कुछ या ऐसे कुछ रहता है वो, ठीक है, 5 ईयर समथिंग रहता है और फिर उसको 4 साल में कैलकुलेट करके फॉर 20 समथिंग कुछ, तो 24 आवर्स जोड़ना है तो 5 पॉइंट समथिंग कुछ रहता है वैल्यू, 5 आवर्स समथिंग मिनट, उस वैल्यू को निकाल के एक दिन पूरा फरवरी में जोड़ दिया जाता है, उसे लीप ईयर बोल देते हैं और उसे मैनेज किया जाता है। तो एग्जैक्टली बताना बड़ा मुश्किल है कि एग्जैक्टली कितना पॉइंट है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो डिफरेंस है दिख रहा है आपको, थोड़ा बहुत जो वैल्यू में चेंज आ रहा है वो किस लिए आ रहा है, तो थोड़ा बहुत तो एरर आपको मिलेगा ही, एग्जैक्टली आपको कोई भी वैल्यू नहीं निकल के आती। पॉइंट ये है कि जो एरिया है, ठीक है, जो एरिया है वो नियर अबाउट द एक्यूरेट वैल्यू कितना निकल के आ रहा है। तो मतलब इसका यहां से जो एरिया निकला था लॉ ऑफ एरिया के हिसाब से, और यहाँ का एरिया जो है वो नियर अबाउट द इक्वल आना चाहिए, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, ये बात आप याद रखिएगा, पर नियर अबाउट आना चाहिए, तभी तो ये लॉ जो है वो फिट बैठेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लॉ ऑफ पीरियड कैसे वर्क करता है। मतलब पहला कि लॉ ऑफ ऑर्बिट, जो ऑर्बिट उन्होंने बना के बताया वो सही होना चाहिए, पहला जो उन्होंने बताया था और वो सही बैठा। तो उन्होंने एक दूसरा लॉ बताया कि यहां से एरिया निकालिए, यहां का एरिया निकालिए, अगर सेम टाइम लिया जाए, ठीक है, जो कि टाइम हमें इस टाइप से मिल रहा था, तो वो सेम टाइम पे जो एरिया वो कवर कर रहा है वो सेम मिलेगा, पहला। दूसरा बताया, अब जो एरिया निकाल के उन्होंने बताया था तो उसके हिसाब से सारे प्लैनेट पे वो वर्क करना चाहिए, तो उसके लिए हमें कांस्टेंट वैल्यू की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू हमें T² का एक फॉर्मूला उन्होंने निकाल के दिखाया और उन्होंने बताया कि आप किसी भी प्लैनेट का समय को जोड़िए उसके मेजर एक्सिस के साथ में एक वैल्यू के साथ, ये वैल्यू हमारा है, ठीक है, तो इस वैल्यू को आप निकालेंगे तो आपको ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट मिलने वाला है। इसी तरीके से जो थर्ड लॉ है वो भी आपका उस डाटा से रिलेट किया और काफी अच्छे तरीके से ये चीजों को वर्क कर रहा था, और इससे हमें पता चला कि जो सन के जो चारों तरफ जो हमारा प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो किस तरीके से घूम रहे हैं, इक्लिप्स में घूम रहे हैं, प्लस किस टाइम पे किस पोजीशन पे हमारा अर्थ रहेगा। आज के डेट में हम ये बता सकते हैं कि इतने समय में हमारा अर्थ इस पोजीशन पे रहेगा, या फिर कोई प्लैनेट है वो किस समय पे किस पॉइंट पे आने वाला है। आज के डेट में आपको टीवी में सब बताया भी जाता होगा कि इतने साल बाद ये होने वाला है, या इस टाइम पे इस पर्टिकुलर टाइम पे ये ग्रहण लगने वाला है। ये कैसे पता चलता है, ये सब इन्हीं डाटा के हिसाब से निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है और बता दिया जाता है, पहले से एनालाइज करके बता दिया जाता है कि इस समय में ये होने वाला है। जैसे कोई त्यौहार आता है तो बोलते हैं ना कि इस टाइम पे इस डेट पे आएगा ये त्यौहार, तो एक्चुअल में वो नक्षत्र बोलते हैं उसको कि इस टाइम पे ये ग्रह इस टाइम पे आएगा, और वो एक नक्षत्र बोलते हैं, हिंदू धर्म के हिसाब से बोला जाता है नक्षत्र। ठीक है, अलग अलग कास्ट में अलग अलग बोला जाता है, तो उस नक्षत्र बोलते हैं जो वो मतलब कि एक प्लैनेट का जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे इस समय पे ये प्लैनेट इस पोजीशन पे था, और उसके हिसाब से हर ईयर के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है और बता दिया जाता है कि इस टाइम पे दिवाली आएगी, इस टाइम पे रमजान का महीना चालू हो रहा है, या इस टाइम पे क्रिसमस का डेट तो एक फिक्स कर दिया गया है, पर क्रिसमस के डेट को अलग माना जाता है, वो डेट के हिसाब से माना जाता है, पर बाकी जो हमारे धर्म के हिसाब से जो चीज़ें निकाली जाती हैं वो एक वैल्यू के हिसाब से निकाला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को निकाला जाता है। तो आई होप आपको अब ये इंट्रोडक्शन भी क्लियर हो गया होगा कि ग्रेविटेशन क्या होता है, काफ़ी कुछ ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। आपके मन में कोई डाउट हो या ऐसा कुछ है जो आप शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू, तो जरूर शेयर कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ही के लिए है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।